ठीक है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. Introduction. All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. ठीक है, तो स्पार्क्स वगैरह जो है ऐसा नहीं है कि बिजली है केवल उधर से ही होता है, हम लोग अपने कॉमन लाइफ में भी देख सकते हैं. इनफैक्ट एक कैंडी भी आता है, खाने से अंदर स्पार्क होता है, स्पार्कलिंग, ऐसे आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा. Have you tried to find any explanation for this phenomenon? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. वो जो लाइटनिंग है उसमें भी कौन सा लाइक बिजली विभाग से हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से. We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. The reason for these experiences is the discharge of electric charges through our body, which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces. ठीक है, क्यों होता है ये, है ना, why this यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि नहीं. एक्चुअली कभी कभी जो है ना, अगर ये भी अगर टच होता है ना, ऐसे जगह टच होगा, करंट लगता है, करंट टाइप का होता है ना. इनफैक्ट जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के थ्रू भी करंट ही जाता है, छोटा सा रहता है लेकिन जाता है. तो इसीलिए जब आदमी को करंट लगता है, बिजली वाला करंट लगता है, तो वो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है. क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है हमारे बॉडी के थ्रू, और जब हमारे बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम था इलेक्ट्रॉन फ्लो का, है ना, इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस फ्लो का, उसको डिसरप्ट कर देता है. ठीक है, तो इसलिए जो है अगर ज़बरदस्त बिजली का झटका लगता है तो उसके ब्रेन वगैरह डैमेज हो जाता है या फिर कोई पार्ट काम ही नहीं करेगा, है ना, इसी के कारण. ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन is the discharge of electric charges through our body which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces. So in one sense कोई सा भी रीजन हो, फ्लो ऑफ चार्ज हो गया अगर, तो भैया इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को लगता है. कोई भी रीजन, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है ड्यू टू द रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस. तो इंसुलेटिंग सर्फेसेस है, चाहे कोई भी सर्फेस हो, इन द वन सेंस क्या होता है कि जब हम लोग रब करते हैं तो एक सरफेस का इलेक्ट्रॉन्स टूट करके दूसरे सरफेस पे चला जाता है. तो जब दूसरे सरफेस पे चला गया तो उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, और इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टूट के निकला है तो इसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है क्या? एक जगह जो है इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव. ठीक है ना, ये है सिर्फ, ये हो गया बॉडी ए और ये हो गया बॉडी बी. इन दोनों को हम क्या किए, रब किए, तो इधर का इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास चला गया. क्लियर है क्या? तो क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा. इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया. क्लियर है क्या? तो ये हो गया इसके पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज. और इसके पास इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट हियर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ इसका मतलब क्या, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई सा भी एटम जो है वो कैसा होता है, न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. यस और नो, यस और नो. यस सर. एक एलिमेंट का नाम बताइए जल्दी से, कोई एक एलिमेंट लीजिए एग्जाम्पल. कौन सा,
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। और एक ऑक्सीजन के एटम में क्या रहता है? 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, ये रहता है ना? हाँ। तो अब मानिए कि, है ना, ये है एक ऑक्सीजन, है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्लियर है क्या? इधर से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, ठीक है, तो इसके पास क्या रह गया? इसके पास रह गया 8 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। इधर आ गया 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। यस और नो? तो ध्यान से देखिए, इस भैया जी के पास हो गया निगेटिव चार्ज और इस भैया के पास हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ठीक है। सो द रीजन फॉर these experiences is discharge of electric charges throughout a body which were accumulated due to the rubbing of insulating surfaces. You might have also heard that this is due to generation of static electricity. This is precisely the topic we are going to discuss in the next chapter. Static means anything that does not move or change with time. Electrostatic deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges. अब हम लोग जो है किसका क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? डजंट क्लियर है क्या? यहाँ पे डजंट चेंज विद टाइम, इट डजंट मूव। क्लियर है क्या? तो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर स्टैटिक चार्जेस जब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी है और उसमें जो है चार्जेस हैं और जहाँ पे चार्ज है वहीं पे रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा। ये हो गया स्टैटिक। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके कारण जो है क्या होगा? फोर्स होगा, फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें होंगे, जो कि हम लोग अच्छे से पूरा कैलकुलेशन वगैरह हम लोग समझेंगे। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। Historically, the credit of the discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light objects goes to the Thales of Miletus, Greece, around 600 BC. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक मटेरियल है जिसको बोलते हैं हम लोग एम्बर, और ये एम्बर जब हम लोग रब करते हैं किसके साथ? वूल या फिर सिल्क के साथ, तो क्या होता है? इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स। एक और एग्जांपल है, हम लोग स्केल लेते हैं, ऐसे रब करते हैं, तो स्केल जो है क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना, किसको? पेपर को अट्रैक्ट करता है ना। लेकिन अगर आप सोचे कि टोपी उठा लें तो गड़बड़ है। लाइट ऑब्जेक्ट्स, समझ में क्या है? लाइट। ठीक है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, मीनिंग many such pairs of materials were known which on rubbing could attract light objects like straw, pith balls and bits of papers. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर 1.1 में भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग रब करते हैं ना, है ना। जैसे आगे पढ़ेंगे तो आगे It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. ध्यान से समझिए। देखिए यही इसी से ठीक है, ये सिल्क है
क्लियर है क्या? ये है ग्लास रॉड, यस और नो, सिल्क थ्रेड है, ये क्या है? ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड को जब हम लोग रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन टूट के जो है चला गया, तो ग्लास रॉड को कौन सा चार्ज हो गया भैया? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? एक और ग्लास रॉड लिए हम लोग, उसको भी रब किए तो उसका इलेक्ट्रॉन्स भी टूट करके चला गया, तो वो ग्लास रॉड को भी कौन सा चार्ज हो गया भैया? अब दोनों ग्लास रॉड को आप साथ में लाएंगे, क्या होगा? वही तो बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या? दे रिपेल इच अदर। फिगर 1.1a, the two strands of wool or two pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other। अच्छा, अब जो है वो जो ऊल था या फिर सिल्क था वो निगेटिव चार्ज हो गया था ना, तो ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो सिल्क को कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। तो जब इसको पॉजिटिव है उसको निगेटिव हुआ, तो दोनों केस में उसको निगेटिव हुआ, अब उन दोनों को भी साथ में लाइए तो रिपेल ही करेगा। ऐसा है। ये हो गया ग्लास रॉड, यस और नो। इसको हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए, ठीक है ना, तो ग्लास रॉड के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है क्या? ये था ग्लास रॉड ए, ये था सिल्क क्लॉथ ए, यस और नो। अब वही हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड बी लाए, उसको सिल्क क्लॉथ बी से किए, फिर से इस भैया पे पॉजिटिव हुआ, इस पे नेगेटिव, यस और नो। अब ग्लास रॉड ए को ग्लास रॉड बी के साथ अगर हम लोग लाएंगे तो क्या होगा? रिपेल करेगा ना, क्योंकि भैया दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव है। वैसे ही अब अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ ए को लाएंगे सिल्क क्लॉथ बी के साथ तो क्या करेगा? क्योंकि ये दोनों क्या है भैया? नेगेटिव। लेकिन वही अगर हम ग्लास रॉड ए को अगर सिल्क क्लॉथ ए के साथ लाए, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है क्या? और वही अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ बी को भी लाए तो भी क्या करेगा? अट्रैक्ट। यस सर, ठीक है। Are the glass rod and the wool attracted each other? Similarly, two plastic rods rubbed with cat's fur repelled each other. उसमें भी वैसा ही हुआ। क्लियर है क्या? On the other hand, plastic rod attracts the glass rod and repel the silk or wool with which the glass rod is rubbed. The glass rod repels the fur. ठीक है, ये समझ में आया? यस और नो? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या था? अंदर प्लास्टिक रॉड और कैट फर। क्लियर है क्या? चलिए ये भी कर लेते हैं। प्लास्टिक रॉड और कैट फर, ठीक है ना। तब जब ये दोनों रब होता है तो क्या होता है पता है? ये पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव हो जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन टूट करके चला जाता है। ठीक है, तो अगर ये प्लास्टिक रॉड ए है और ये कैट फर ए है, यहाँ पे फिर से लिखें प्लास्टिक रॉड बी प्लस कैट फर बी। क्लियर है क्या? यस और नो?
तो इसको भी भैया निगेटिव होगा, इसको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब प्लास्टिक रॉड ए और बी लाएंगे तो क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि दोनों क्या था? निगेटिव निगेटिव। कैट फर ए और बी लाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? रिपेल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, अब बताइए कि हम लोग कैट फर लाए ए वाला जो कि पॉजिटिव था, प्लस ग्लास रॉड ए वाला। ग्लास रॉड देखिए इसमें क्या था? कौन सा चार्ज था? इसमें भी क्या होगा? रिपेल होगा, जो कि ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक, ठीक है, द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर। ऐसा में क्यों हुआ? ग्लास रॉड और फर रिपेल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज। यस सर नो? इस केस में, पहले केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है रॉड से टूट के जा रहा है किसमें? सिल्क क्लॉथ में। दूसरे केस में क्या हुआ कि जब प्लास्टिक रॉड है तो इलेक्ट्रॉन जो है भैया कैट फर से टूट के जा रहा है किसमें? प्लास्टिक रॉड। आया समझ में? तो कौन जो है, कौन सा मटेरियल, कौन सा चार्ज हो जाता है उस पर, ये समझ में है? उसके हिसाब से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि भैया क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक? अरे सर ना, यहाँ तक समझ में आया? These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entry, which is called the electric charge. केवल दो प्रकार का ही चार्ज होता है. We say that the bodies like glass or plastic rods, silk, fur and pith balls are electrified. तो कोई भी चार्ज्ड बॉडी हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया. They acquire an electric charge on rubbing. रबिंग में क्या हो जाता है? उस पर कौन सा चार्ज हो जाता है? कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, या तो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन चार्ज तो हो गया ना. Yes. There are two kinds of electrification and we find that like charges repel, unlike charges attract, जो कि आप लोग को पहले से भी पता है. Yes. The property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charge. ठीक है, तो डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, दो प्रकार का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge. ठीक है, तो हमको अभी पता है कि पॉजिटिव निगेटिव, पहले नहीं पता था. क्लियर है क्या? पहले पता था कि भाई ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया. क्लियर है क्या? ओके. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. Now, if the electrified brass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. ठीक है, अगर हम लोग, लेकिन यहां तक समझ में आ गया ना? रब करेंगे तो इलेक्ट्रीफाई होगा. अब लेकिन जब इलेक्ट्रीफाइड हो गया है दोनों, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव वाला दोनों इलेक्ट्रीफाई हो गया, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ. ठीक है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ. ग्लास रॉड था पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ क्या था? नेगेटिव. इन दोनों को हम जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? फिर वापस अट्रैक्ट हो गया और फिर वापस इलेक्ट्रॉन इसमें चल गया ना. Yes. तो कुछ समय के बाद नो अट्रैक्शन,
नो अट्रैक्शन आफ्टर। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है ना। इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सिल्क विथ विच इट वाज दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। है इसमें तो जब तो न्यूट्रल हो गया ना, एक ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन चल गया तो अब जीरो चार्ज, और इसके पास भी भैया जीरो चार्ज। They also do not attract or repel each other. They also do not attract or repel other light objects. उसके फिर लाइट ऑब्जेक्ट को भी नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया भैया। As they did on being electrified. Thus, the charges acquiring after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. तो जो चार्ज हो गया था ये दोनों, ठीक है ना, ये जो चार्ज एक्वायर्ड था, charge acquired is now lost. क्लियर है क्या? आफ्टर bringing in contact. yes or no? yes कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जीरो चार्ज हो गया भैया, ये भी जीरो चार्ज हो गया। अब इसके पास कुछ कुछ भी लाई है ना, वो छोटा टाइनी ऑब्जेक्ट कुछ भी लाई जो कि अनचार्ज है, ये नहीं करेगा। आगे समझ में? yes or no? What can you conclude from these observations? It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect. Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. Clear है क्या? yes or no? yes or no? Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. By convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive. Clear है क्या? yes And that on the plastic rod or silk is termed negative. तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया है क्या? कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब अजम्पशन। एज में हम लोग चाहे तो उल्टा भी अज्यूम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने फिक्स कर दिया है काम को। क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कन्वेंशन है। क्लियर है क्या? अगर हम चाहते तो ईस्ट को वेस्ट भी बोल सकते थे, वेस्ट को ईस्ट, लेकिन ये कन्वेंशन, ठीक है। इन इंडिया वी ट्रैवल ऑन, रोड पे किधर चलते हैं? बाएं साइड के दाएं साइड, इसको लेफ्ट। क्लियर है क्या? कन्वेंशन। अमेरिका में राइट होता है। क्लियर है क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. ठीक है, फिगर 1.2a ये दिख रहा है इलेक्ट्रोस्कोप। ये सॉल्व yes ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिए। ये दिख रहा है क्या? ये क्या लिखा है? मेटल नॉब, ये है मेटल रॉड, और ये है रबर। अच्छा, रबर क्या होता है? इंसुलेटर होता है कि कंडक्टर होता है? रबर, रबर इंसुलेटर। क्लियर है क्या? रबर को हम लिख देते हैं इंसुलेटर, कोई दिक्कत? ये मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है? कंडक्टर।
ठीक है, क्लियर है क्या? yes sir, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस मेटल नॉब पे कुछ भी चार्ज दे दिए, बताइए एक चार्ज बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव अपने हिसाब से? निगेटिव। चलिए, अगर हम निगेटिव चार्ज दे दिए तो क्या होगा? ये मेटल रॉड होते होते ये चार्ज इसके पास आ जाएगा, गोल्ड लीफ के पास आएगा, यस और नो? yes sir, और ये रबड़ है तो रबड़ के कारण इधर चार्ज नहीं जा पाएगा, समझ में? इसीलिए रबड़ दिया जाता है, नहीं तो इधर बॉडी में चला जाएगा ना, यस और नो? yes, है ना समझ में? तो ये निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो गोल्ड लीफ है इस पे भी निगेटिव चार्ज आ गया, इस पे भी आ गया, यस और नो? yes sir, और ये गोल्ड लीफ कुछ ऐसा है, ये गोल्ड लीफ ऐसा है, क्लियर है क्या? इस पे निगेटिव, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है समझ में? yes, ठीक है, जो गोल्ड लीफ था वो ऐसा था शुरू में, अब दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो गया तो रिपेल करके ऐसा हो गया, क्लियर है क्या? बहुत थिन होता है, बहुत थिन लीफ होता है, एनीवे गोल्ड भी बहुत कॉस्टली है, ठीक है, तो बहुत ही थिन होता है, क्लियर है क्या? ऐसा और नो? yes sir, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव होकर के क्या हो गया? ध्यान से देखिए, रिपेल किया, यस और नो? ठीक है, तो कोई भी चीज चार्ज्ड है कि नहीं है हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। क्या कीजिए, उस चीज को इससे टच कीजिए, तो अगर चार्ज होगा तो इसमें जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, कैसे जाएगा देखिए ध्यान से, ठीक है? अगर निगेटिव चार्ज है, मानिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स है, लेट अस से कि हम क्या किए, हम एक रॉड था जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है क्या? yes sir, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी आ गया ना, यस और नो? yes sir, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा करके इस पे आ गया, यस और नो? yes, तो ये दोनों जो है रिपेल कर गया, ऐसा हो गया। हाँ, अब मानिए कि इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज था, क्या था? तो देखिए निगेटिव में रिपेल किया ना, यस और नो? yes sir, ये निगेटिव हम लोग देख रहे हैं। अब मानिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, yes sir, तो जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन से इधर गया इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अल्टीमेटली इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर से ये लोग रिपेल किया, यस और नो? yes sir, कोई दिक्कत, no sir, कोई टेंशन no sir, नहीं? तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो था, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया इसमें, इधर भी पॉजिटिव हो गया, बाकी सब जगह पॉजिटिव हो गया, और फिर पॉजिटिव चार्ज में भी ये क्या किया? रिपेल किया, यस और नो? yes, कोई दिक्कत, no sir, कोई टेंशन नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, अगर हम एक चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, क्या लाते हैं? चार्ज बॉडी लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे ऐसा हो जाएगा, यस और नो? उसका लीफ जो है स्प्रेड हो जाएगा, यस और नो? yes, कोई दिक्कत, no sir, कोई टेंशन? no, अब देख लीजिए, कहाँ गए भाई? यही था ना? yes sir, हाँ देखिए, a simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. It consists of a vertical metal rod. ये देखिए, ये वर्टिकल मेटल रॉड है, दिख रहा है क्या? ये क्या है? मेटल रॉड यहाँ पे दिख रहा है, यस और नो? yes sir, इसको मिटा देते हैं, ये दिख गया हमको मेटल रॉड, यस और नो? yes sir, हाउस्ड इन अ बॉक्स, और ये बॉक्स में है। अब देखिए, हमको तो देखना पड़ेगा ना कि ये गोल्ड लीफ जो है ऐसे था, ऐसे हो गया, तो इसीलिए देखिए ग्लास विंडो है, ताकि हम लोग यहाँ से देख सकें, yes sir, ऐसे ना? ठीक है, housed in a box with two thin gold leaves attached to its bottom end. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaves and they diverge. Diverge यहाँ पे दिख रहा है क्या? Diverge किया हुआ, yes sir,
कब डाइवर्ज करेगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? दोनों में। है समझ में? यस और नो? द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मानिए कि अगर किसी के पास कम चार्ज है तो थोड़ा गया, थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ, क्लियर है क्या? किसी के पास बहुत ज़्यादा चार्ज है, ठीक है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर जाएगा, क्लियर है क्या? क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज है ना इसके पास, यस और नो? तो ज़्यादा फोर्स करेगा रिपल। Try to understand why material bodies acquire charge. You know that all matter. अब क्यों acquire charge करता है ये हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी पहले से पढ़ लिए, फिर से समझ लीजिए। चलिए कहीं समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए। यस। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अगर मानिए कि यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज दिए थे, क्या होगा? हर जगह निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ गया, इधर भी निगेटिव आ गया, इधर भी निगेटिव आ गया, डाइवर्ज। क्लियर है क्या? वही अगर हम पॉजिटिव चार्ज दिए थे भैया, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हर जगह रहा, यहाँ पे भी रहा, यहाँ पे भी आ गया, फिर से ये डाइवर्ज। Try to understand why material bodies acquire charge. You know that all matter is made up of atoms or molecules. Although normally the materials are electrically neutral. Neutral ही रहता है ना? अरे yes or no? They do not contain charges, but their charges are. They do contain charges. Right? Charges तो है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है ना, लेकिन exactly balanced रहता है। Example जो ऑक्सीजन का हम लोग देखे थे, clear है? Forces that hold the molecules together, forces that holds atom together in a solid, the adhesive force of glue, forces associated with surface tension, all are basically electrical in nature, arising from the forces between charged particles. ठीक है, तो जो है जनरली क्या होता है कि बैलेंस रहता है, लेकिन जब इम्बैलेंस हो जाता है तब एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? सब तो न्यूट्रल ही है, सारा एटम जो है न्यूट्रल ही है ना। इन कुछ का इलेक्ट्रॉन्स खो गया तो पॉजिटिव हो गया, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो नेगेटिव हो गया। अब दोनों जो है अट्रैक्ट रिपेल करने लगेगा, फोर्स लगाने लगेगा, और वही फोर्स जो है नेचर में बहुत जगह है प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है भैया? ग्लू, सॉलिड, है ना, फिर सरफेस टेंशन, है ना, इवन फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत। Thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. All pervasive मतलब कि सर्व विद्यमान है, हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फोर्स दिखेगा, and it encompasses, you know, और जो है हर एक फील्ड में दिखेगा। It is therefore essential that we learn more such about a force. To electrify a neutral body, we need to add or remove one kind of charge. या तो आप प्रोटॉन ही हटा दो तो नेगेटिव चार्ज हो गया ना। अरे yes or no? When we say that the body is charged, we always refer to this excess charge or deficit of charge. In solids, some of the electrons being less tightly bound in the atom are the charges which are transferred from one body to the other. A body can thus be charged positively by losing some of its electrons. Similarly, a body can be charged negatively by gaining electrons. Clear है क्या? When we rub glass rod with silk, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth. Thus, the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. No new charge is created in the process of rubbing. अच्छा, कोई नया चार्ज नहीं क्रिएट हुआ है। क्लियर है क्या? Yes. Also, the number of electrons that are transferred is very small fraction of the total number of electrons in the. इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा रहता है ना। अब जैसे कि 12 ग्राम कार्बन में या फिर 12 ग्राम कार्बन में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन? 12 कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? अच्छा, 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम रहेगा कार्बन का? 6.023 इंटू 10⁻23 है कि नहीं? और एक एटम में कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन है। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 12 उतना इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जो ट्रांसफर होता है, जो रब होने से ट्रांसफर हुआ, वो तो कम ही रहेगा। क्लियर है क्या? Yes. वेरी गुड।
ठीक है, अब कंडक्टर इंसुलेटर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? थैंक यू वेरी मच।